तो वापस आपके नोट्स पे आते हैं और नोट्स पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिवर्स एक्विजिशन, समटाइम्स acquirer identified legally may not be the accounting acquirer, that is the real acquirer. Is it right? हमने जो एग्जांपल देखा उसमें बी जो है वो लीगल अक्वायरर है, लेकिन रियल अक्वायरर कौन है? ए। याद आया क्या? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिवर्स एक्विजिशन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिवर्स एक्विजिशन। एक बार फिर से देख लेते हैं स्क्रीन पे। बी ने ए को अक्वायर किया है और 10 लाख शेयर इशू किए हैं। बी की बुक्स में 1 लाख शेयर्स हैं, टोटल 11 लाख शेयर्स हैं। तो आप पाएंगे कि इस मर्ज्ड एंटिटी में ए के मेंबर्स का 91% होल्डिंग है। सो दैट इज कॉल्ड रिवर्स एक्विजिशन, कि जिसने अक्वायर किया उसका खुद का स्टेक कम हो गया है और जिसको अक्वायर किया गया है उनके लोग कंट्रोल कर रहे हैं। So this is generally in cases where small entities acquire larger entities in legally structured acquisition. ठीक है, स्मॉल कंपनीज कभी बिगर कंपनी को अक्वायर करती है तो उनको ज़्यादा शेयर देने पड़ते हैं और ज़्यादा शेयर देने से उनका खुद का स्टेक कम हो जाता है और जो लीगल अक्वायरी है उसका स्टेक ज़्यादा हो जाता है एंड देन इट गिव राइज टू रिवर्स एक्विजिशन। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। रिवर्स एक्विजिशन के केस में जो लीगल अक्वायरर है उसको हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए अक्वायरी ट्रीट करेंगे और जो लीगल एक्वायरी है उसको हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए अक्वायरर ट्रीट करेंगे। इज इट राइट? बस अगर इतना आप ध्यान रख पाएँ तो फिर काम इजी हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को देखते हैं फिर से। शेयर होल्डर्स ऑफ ए गेट्स लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स इन बी लिमिटेड आफ्टर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो हमारे इस एग्जांपल में ए इज द लीगल अक्वायरर बट लीगल अक्वायरी बट अकाउंटिंग अक्वायरर। बी इज लीगल अक्वायरर बट अकाउंटिंग अक्वायरी। इज इट राइट? आपकी बुक में आ जाओ वापस एक बार। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि मन में सोचना आपको अलग तरीके से है। क्वेश्चन में लिखा कुछ और होगा, करना कुछ और है आपको। तो प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत है। स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर रिवर्स एक्विजिशन। क्वेश्चन पढ़ के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखना। एक तो है कि क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा इट इज अ केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन तो बात ही खत्म। और इट शुड बी आइडेंटिफाइड। नहीं दिया तो आपके लिए भी एग्जाम में गूगली है, आपको चेक करना है कि कहीं ये रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन तो नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में शेयर इशू होते हैं एक्वायरिंग एक्विजिशन के वक्त, उस क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई करना होगा। जब भी लिखा रहेगा ना ए अक्वायर्ड बी बाय इशू ऑफ शेयर, तो देखना है कहीं हमने हमारी बुक में जितने शेयर्स हैं उससे ज़्यादा तो इशू नहीं कर दिया। अगर आपकी बुक में जितने शेयर है उससे ज़्यादा इशू कर दिया तो रिवर्स एक्विजिशन का केस बनेगा। हिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन इज यूजुअली, हिंट क्या है? स्मॉल कंपनी टेकिंग ओवर लार्ज कंपनी। ये लेकिन अच्छा तरीका एग्जाम में आइडेंटिफाई करने का। वी शुड कैलकुलेट रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डिंग पोस्ट एक्विजिशन। हमें देखना लीगल अक्वायरर के पास कितने शेयर हैं, लीगल अक्वायरी के पास कितने शेयर हैं, परसेंटेज निकालो। और अगर परसेंटेज में आपने पाया कि लीगल अक्वायरी का परसेंटेज लीगल अक्वायरर से ज़्यादा निकल गया, देन इट इज अ केस ऑफ reverse acquisition. Accounting entries will generally, accounting acquirer will generally be entity holding larger percentage of share. एक यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन करना, accounting acquirer will generally be, accounting acquirer will generally be entity holding
एंटिटी होल्डिंग लार्जर परसेंटेज ऑफ शेयर्स। तो आपको क्या देखना, अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है तो ये आपकी हो गई अकाउंटिंग अक्वायरर। नोट अदर फैक्टर शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द रिलेटिव साइज। लेकिन ये सिर्फ थियरी है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये उतने हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अदर फैक्टर्स क्या देखना है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज माइनॉरिटी शेयर होल्डर, एग्रीमेंट टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैटर ऑफ द एंटिटी। एग्रीमेंट क्या है, कौन कंट्रोल करेगा ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल मैटर को, कौन की मैनेजमेंट पर्सोनेल को अपॉइंट करेगा, इज इट राइट, एंड पावर टू कंपोज गवर्निंग बॉडी। तो ये सब भी अलग फैक्टर्स है जो ध्यान में रखना पड़ता है टू चेक रिवर्स एक्विजिशन। लेकिन आप कौन है, स्टूडेंट के लिए तो यही तरीका है, इज इट राइट। या तो क्वेश्चन बोलेगा एक्सप्लिसिटली, या फिर आपको देखना है परसेंटेज ऑफ लीगल अक्वायरी इज मोर देन लीगल अक्वायरर, देन इट इज अ केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। तो एक बार आपने प्रूव कर दिया कि रिवर्स एक्विजिशन का केस है, देन द फॉलोइंग एंट्रीज वुड बी जर्नलाइज्ड। फॉलोइंग एंट्री वुड बी जर्नलाइज। किसकी बुक में एंट्री होगी, गेस करो, बुक किसकी है, लीगल अक्वायरर की बुक्स में एंट्री होगी। एंट्री किसकी बुक्स में होगी, लीगल अक्वायरर। लीगल अक्वायरर की बुक्स में एंट्री करेंगे। पहले लीगल अक्वायरर की बुक में जितने भी लेजर बैलेंसेस हैं उनको नील कर देंगे। लीगल अक्वायरर की बुक में जितने भी लेजर बैलेंसेस दिए हुए रहेंगे आपको उसको क्या करेंगे, नील। कैसे नील करेंगे, जो भी क्रेडिट वाले आइटम्स हैं उसको डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले उनकी हम बुक्स को एक बार खाली कर देंगे, ठीक है। लायबिलिटी डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट, यही होता है, एंड टू एसेट्स। तो पहले हम उनके सारे लेजर बैलेंसेस को नील करेंगे, ठीक है। तो अब उनकी बुक में कुछ भी नहीं है इस एंट्री पास करने के बाद। उसके बाद जो लीगल अक्वायरी है या फिर अकाउंटिंग अक्वायरर है उसके सारे फिगर्स को लेकर आएंगे। उसके सारे फिगर्स को पहले हमने अपने आप को खाली कर दिया, ठीक है। सपोज ये घर है, पहले आउट होगा लीगल अक्वायरर के एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे। उसके बाद आएगा इसके अंदर कौन, लीगल अक्वायरी बुक वैल्यू पे। लीगल अक्वायरी की जो बैलेंस शीट दी जाएगी ना, लीगल अक्वायरी की जो बैलेंस शीट दी जाएगी उसको बुक वैल्यू पे आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट कॉपी कर देना है। तो इनडायरेक्टली अब ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली अब ये हो गया है लीगल अक्वायरी की बैलेंस शीट के फिगर्स। और फिर एक और एंट्री होगी जिसमें हम लीगल जो अक्वायरर है या अकाउंटिंग अक्वायरी है उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को फिर से लाएंगे। पहले हमने बाहर किया, अब उसको फिर से लाएंगे, लेकिन किस भाव पे लाएंगे, फेयर वैल्यू पे लाएंगे। इससे क्या होगा कि जो लीगल अक्वायरी है या अकाउंटिंग अक्वायरर है उसके फिगर्स बुक वैल्यू पे आ जाएंगे, और जो लीगल अक्वायरर है या फिर हम बोलेंगे अकाउंटिंग अक्वायरी है उसके फिगर्स फेयर वैल्यू पे आ जाएंगे। यही तो हम चाहते थे, यही चाहते थे ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो जो लीगल अक्वायरर है यानी जो अकाउंटिंग अक्वायरी है उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्या करना, आपको नील करना है जो यहां पर लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरर एट बुक वैल्यू लेकर आएंगे, ये वाली एंट्री, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू रिजर्व एंड सरप्लस, टू शेयर कैपिटल ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरर एट बुक वैल्यू। तो पूरे के पूरी बैलेंस शीट आपने यहां पर छाप दी अकाउंटिंग अक्वायरर की, ठीक है। और जो
ओरिजिनल कंपनी जिसने लीगल अक्वायरर था उसको जीरो कर दिया आपने। और अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, परचेस कंसीडरेशन पहले निकालेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 3, परचेस कंसीडरेशन। इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरी। अंडरलाइन, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरी, क्योंकि जिसको हम अक्वायर करते हैं उसकी फेयर वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। जिसको अक्वायर किया गया है, इन सब्सटेंस जिसको अक्वायर किया गया है उसकी फेयर वैल्यू लिखेंगे। एनी कंसीडरेशन गिवन इन द क्वेश्चन विल बी इग्नोर्ड। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर कुछ देता भी है तो उसको क्या करना, इग्नोर करना है। आपको देखना अकाउंटिंग अक्वायरी की फेयर वैल्यू क्या है, एंड दैट इज द परचेज कंसीडरेशन। अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग अक्वायरी के एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है एट फेयर वैल्यू। सन्ड्री एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरी एट फेयर वैल्यू डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरी एट फेयर वैल्यू क्रेडिट, एंड टू वेंडर अकाउंट और परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन क्या लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरी being asset liability acquired, difference will be adjusted in goodwill और gain on bargain purchase, क्योंकि ये एक तरह से बिजनेस एक्विजिशन ही है। तो अगर डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में तो गुडविल, क्रेडिट साइड में आया तो गेन ऑन बार्गेन परचेज, और बाद में हम उसको क्या करेंगे, परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बीइंग परचेज कंसीडरेशन पेड। तो इस तरह से अकाउंटिंग करेंगे रिवर्स एक्विजिशन में। पहले जो लीगल अक्वायरर है उसकी बुक को पहले जीरो करना है, जो अकाउंटिंग अक्वायरर है उसके फिगर्स को बुक वैल्यू पे लेकर आना है, और जो अकाउंटिंग अक्वायरी है उसके फिगर्स को फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व। Purchase consideration will be based on fair value of accounting acquiry। अब नीचे कुछ नोट लिखे हुए हैं, पहले उनको हम देख लेते हैं। नोट, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इन लीगल अक्वायरर, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ये न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इन लीगल अक्वायरर, then do not recognize the share premium in the above entry। अगर नंबर ऑफ शेयर स्पेसिफाइड करके दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, शेयर प्रीमियम में नहीं लिखेंगे, पूरे का पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल में डाल देंगे। पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल, इस एंट्री में शेयर कैपिटल लिखेंगे, प्रीमियम नहीं लिखेंगे। और एक पॉइंट है, रेदर चेंज द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर, रेदर चेंज द पेड अप वैल्यू, यानी टोटल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका पेड अप वैल्यू विल बिकम द बैलेंसिंग फिगर पर शेयर। बट अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है, आप इशू कर सकते हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया। इफ द क्वेश्चन डज नॉट इम्पोज एनी लिमिट ऑन नंबर ऑफ शेयर, देन अज्यूम ओल्ड पेड अप वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इन द अबव एंट्री विल बी परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरर। कुछ क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा, तो नंबर ऑफ शेयर हम कैसे निकालेंगे, परचेज कंसीडरेशन। Purchase consideration means the value of accounting acquiry divided by fair value per share of the accounting acquirer। मान लो आपकी कंपनी को हम अकाउंटिंग अक्वायरी की वैल्यू 10 लाख है और एक शेयर की फेयर वैल्यू, अक्वायरर की एक शेयर की वैल्यू 2000 रुपए है। अक्वायरर कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 2000 रुपए है अकाउंटिंग अक्वायरर की, तो कितने शेयर इशू किए जाएंगे, 500 शेयर इशू किए जाएंगे, तो 500 शेयर इशू करना है। तो मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा, एक में आप नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ निकालेंगे और एक में नंबर ऑफ शेयर स्पेसिफाइड रहेगा क्वेश्चन में।
तो आपको दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। अभी के 2 क्वेश्चन जो आने वाले हैं दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। आप सोच सकते हैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कि बुक में भी 2 ही क्वेश्चन है और एग्जाम में भी वही दोनों आए हैं। एक और लास्ट पॉइंट रिलेटिंग टू रिवर्स एक्विजिशन इज कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस कैसे निकालेंगे, ईपीएस का फुल फॉर्म कौन बताएगा? 1 मिनट रुक जाओ। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। यस, इट इज राइट, डर गए थे थोड़ी देर के लिए। तो ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, यू आर राइट। क्वेश्चन में आपको अगर ईपीएस निकालने दिया जाएगा रिवर्स एक्विजिशन के केस में, तो क्या करना है? 2 पॉइंट ध्यान में रखना, और इसकी भी मैं एक प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, जो आपकी स्टडी मटेरियल में भी है वो क्वेश्चन। कंसिडर नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय अकाउंटिंग अक्वायरर एज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जो अकाउंटिंग अक्वायरर है उसके शेयर्स को आपको अज्यूम करना है बिगिनिंग ऑफ द ईयर से है, क्योंकि वो तो अक्वायरर हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और जो अकाउंटिंग अक्वायरी है उसके लिए हम शेयर इशू करेंगे जब हम, कहां से कंसिडर करेंगे? जब हमने अक्वायर किया था, डेट ऑफ एक्विजिशन से। सब कुछ यहां पर रिवर्स हो रहा है, सब कुछ रिवर्स हो रहा है। लीगल अक्वायरर के लिए हम, ये लीगल अक्वायरर है कि नहीं? खुद ही मालिक था पहले, आज नौकर बन बैठा। पहले मालिक था, आज नौकर बन बैठा। तो इसके लिए डेट ऑफ एक्विजिशन से हम शेयर की काउंटिंग करेंगे। और जो अकाउंटिंग अक्वायरर है, यानी जो लीगल अक्वायरी था, जो मालिक बन बैठा, उसके लिए हम अज्यूम करेंगे द नंबर ऑफ शेयर्स वर इशूड फ्रॉम द बिगिनिंग। इज इट राइट? नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा करेंगे, क्योंकि ये रिवर्स एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने इतना टाइम दिया आपको एक्सप्लेन करने में। स्टडी मटेरियल में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। और आज का होमवर्क है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, जो आपकी बुक में शायद 24 लिखा हो सकता है। इज इट राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का होमवर्क है रिवाइज, पूरा रिवाइज करना, उसके बाद ही सोना, ठीक है? अदरवाइज डोंट स्लीप टुडे। X Limited and Y Limited amalgamated on and from 1st April 2017। अरे वहाँ 18 लिखा हुआ शायद, उसको कर दो। नहीं वो ठीक है मेरे ख्याल से, 1st April 18, हाँ 1st April 18 ठीक है। A new company XY Limited with share of ₹10 each was formed to take over the business of the existing companies। समराइज्ड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 18। ये उनकी कल की बैलेंस शीट है, कल की, और आज वो अमालगमेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हम इन दोनों बैलेंस शीट को कंबाइन करना है हमें। एक्स वाई अमालगमेटेड टू फॉर्म एक्स वाई। रुपीज इन 1000 है, ध्यान देना। नॉन करंट एसेट पीपी, फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इक्विटी, शेयर कैपिटल 10 रुपया फेस वैल्यू, अदर इक्विटी, लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल। फिर लिखा है नोट्स टू अकाउंट। और ये तो कल भी हमने क्वेश्चन किया था, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। याद आया क्या? तो आप बोलेंगे सर ये तो डुप्लीकेशन करवा रहे हैं आप, पहले पूरा पढ़ो उसके बाद ज्ञान देना मुझे। एक्स लिमिटेड इशूड रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनीज। अब यहां पर लिखा रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर इशू करना है, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करना होगा। ऑल्सो द न्यू डिबेंचर्स वर इशूड इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड सीरीज
ऑफ बोथ द कंपनीज। यहां तक ये क्वेश्चन जो है ना, हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर 17। आप देखोगे बिल्कुल सेम है, 100% यहां तक सेम है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि हम सेम ही क्वेश्चन दोबारा करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिपेयर अ नोट शोइंग परचेस कंसिडरेशन एंड डिस्चार्ज देयर ऑफ एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ XY, ये भी वहां पर लिखा हुआ था। लेकिन ये जो अजम्पशन है ना, ये चेंज हो रहा है क्वेश्चन में। 17 नंबर में लिखा था अज्यूमिंग दैट बोथ दी कंपनीज आर अंडर कॉमन कंट्रोल, और यहां लिखा अज्यूमिंग वाई लिमिटेड इज अ लार्जर एंटिटी एंड देयर मैनेजमेंट विल टेक द कंट्रोल ऑफ एंटिटी XY। तो ऐसा लग रहा है कि XY इज अक्वायरर एंड Y इज अक्वायरी, ऐसा लग रहा है लीगल। दिस इज लीगल अक्वायरर एंड दिस इज लीगल अक्वायरी। लेकिन नीचे नोट पढ़ने के बाद क्या पता चला कि एक्चुअली ये तो Y जो है वो अकाउंटिंग अक्वायरर है, Y इज अकाउंटिंग अक्वायरर, ठीक है। और Y ने एक्चुअली X को अक्वायर कर लिया है। Y ने एक्चुअली किसको अक्वायर कर लिया है? X को। तो हमारे इस एग्जांपल में Y वुड बी द अक्वायरर एंड X वुड बी अक्वायरी। तो अब इस कंपनी पे किसका राज चल रहा है? Y लिमिटेड का। तो Y लिमिटेड की बैलेंस शीट के जो फिगर्स दिए हुए हैं उसको बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और X लिमिटेड की जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जहां जहां फेयर वैल्यू अवेलेबल है। सिर्फ 2 आइटम की फेयर वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ X एंड Y आर एज फॉलोस। ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, X लिमिटेड की फेयर वैल्यू है 11,000, यानी दिस इज परचेस कंसिडरेशन 11,000, और शेयर इशू करना है। तो शेयर इशू करने के लिए मुझे Y लिमिटेड के फेयर वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना होगा। Y लिमिटेड की फेयर वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए Y लिमिटेड की वैल्यू है 14,000 पूरी कंपनी का, और जरा बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो Y लिमिटेड की बैलेंस शीट में 700 शेयर दिख रहा है क्या? एसेट साइड लायबिलिटी साइड में, तो 700 से डिवाइड करेंगे, यानी फेयर वैल्यू पर शेयर इज 20, और आपको पे करना है 11,000। सो 11,000 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 550 नंबर ऑफ शेयर इश्यूड होंगे। 550 नंबर ऑफ शेयर इशू किया जाएगा। उसके लिए पहले इस कंपनी की फेयर वैल्यू निकाल लेनी है, एक पहला काम, और इतने शेयर इशू करने हैं। फिर आपको एंट्री पास करते समय Y की बैलेंस शीट की फिगर्स को बुक वैल्यू पे लेना है, बिकॉज Y इज अकाउंटिंग अक्वायरर, और X के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे लेना है, जहां फेयर वैल्यू दिया हुआ है, और जहां नहीं दिया हुआ है तो जो बुक वैल्यू से काम चलाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम? इज इट राइट? तो आइए आंसर देखते हैं। सिर्फ ये डायग्राम मैंने भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है समझने के लिए। 2 कंपनी दी हुई है आपको, X एंड Y। X एंड Y, X लिमिटेड जो है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पे ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। इस पे बिजनेस कॉम्बिनेशन का रूल लगेगा। एंड Y लिमिटेड जो है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू पे, बिकॉज इस पे रिवर्स एक्विजिशन लगेगा, इस पे रिवर्स एक्विजिशन, बिकॉज दिस इज एन अकाउंटिंग अक्वायरर। तो आने वाले ईयर्स में आपके जीवन में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। इज इट राइट? ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो जल्दी से नोटबुक में कर लेंगे, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो क्या करना चाहते हैं, जवाब देंगे। स्टूडेंट जो क्लास में है और जो घर से भी पढ़ रहे हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं कर लीजिए। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐड कर दिया।
एक्स की बैलेंस शीट के फिगर्स को फेयर वैल्यू पे लेंगे, जहाँ जहाँ फेयर वैल्यू अवेलेबल है, और वाई की बैलेंस शीट को हम बुक वैल्यू पे लेंगे, बिकॉज वाई इज अकाउंटिंग acquirer and therefore it is a case of reverse acquisition. Therefore it is a case of reverse acquisition. So सबने लिख लिया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपकी बुक में आ जाओ। आपकी बुक में गुडविल की वर्किंग दी हुई है क्या? कहाँ पर है? स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप 3 में पहले हम, कहाँ है गुडविल? सीधा जर्नल एंट्री दी हुई है। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं पिछले वाले क्वेश्चन को देख रहा, जुड़वा लग रहा था ना, इसलिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया जुड़वे को देखकर। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? आपकी बुक में लिखा है लीगल अक्वायरर इज XY लिमिटेड, बट क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट मैनेजमेंट ऑफ Y इज कंट्रोलिंग XY, देयरफॉर अकाउंटिंग अक्वायरर विल बी Y लिमिटेड, लिखा हुआ है। स्टेप 2, क्योंकि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया तो फिर हमें परसेंटेज चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। दूसरी बात, purchase consideration in case of reverse acquisition will be equal to fair value of the business acquired. बिजनेस किसका अक्वायर कर रहे हैं? वाई लिमिटेड ने एक्स को अक्वायर किया है। तो आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखोगे तो वहां पर 11,000 रुपीज दिखेगा आपको, दिखा लास्ट लाइन में, टेबल के लास्ट लाइन में, जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा है MTP लिखा हुआ उसके ऊपर, दिखा कि नहीं? ये आपका एक्विजिशन कॉस्ट है, उसको डिस्चार्ज करना है आपको अपनी कंपनी के शेयर इशू करके, जो मैं आपको बताऊंगा। आइए गुडविल वर्किंग नोट पे, गुडविल वर्किंग नोट के लिए लिखना है परचेज कंसीडरेशन 11,000, NCI 0 है, NCI नहीं है, पूरे का पूरा क्वेश्चन में NCI नहीं है। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट में जहां जहां फेयर वैल्यू है उसको फेयर वैल्यू पे लेंगे। तो क्वेश्चन में देखो पीपी की फेयर वैल्यू लास्ट में एक छोटा टेबल दिया हुआ है, लास्ट में जहां पेज खत्म हो रहा है 9500। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बुक वैल्यू लेंगे 1050, इन्वेंट्री लेंगे 13, नीचे इसकी फेयर वैल्यू लेंगे, क्वेश्चन के लास्ट सेकंड लाइन में दिया हुआ है। तो आप क्या करो, ब्रैकेट में फेयर वैल्यू लिख दो दो जगह पे, पीपी और इन्वेंट्री के सामने, और बाकी जगहों पे लिख दो बुक वैल्यू। जिसकी बुक वैल्यू, जिसकी फेयर वैल्यू नहीं है वहां बुक वैल्यू। ट्रेड रिसीवेबल बुक वैल्यू, कैश बुक वैल्यू, डिबेंचर बुक वैल्यू, क्योंकि डिबेंचर भी हम उतने का इशू करने वाले हैं, न कम न ज्यादा। ट्रेड पेबल बुक वैल्यू, ये दो फिगर नेगेटिव है लास्ट वाले। तो कौन बच्चा मुझे टोटल बताएगा आउटर कॉलम में? टोटल आउटर कॉलम में बता देते जल्दी से तो अच्छा रहता। 10,100, हाँ गुडविल 900 है, गुडविल 900 है। तो जब एंट्री करेंगे तो गुडविल 900 दिखेगा जब आप एक्स लिमिटेड को अक्वायर करेंगे, क्योंकि आप एक्स लिमिटेड को अक्वायर करोगे तो आपको यही फिगर्स लिखने हैं जो यहाँ पर वर्किंग नोट में दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। देखिए आपकी बुक में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, परचेज कंसीडरेशन 11,000 दिख रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड की एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है? उनके बैलेंस, उनकी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस 14,000 दिया हुआ है, बोलो हाँ। और उसको डिवाइड करेंगे, उनकी बैलेंस शीट में 700 शेयर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट में 700 शेयर्स हैं,
तो बोलिए जी कितना आ रहा है, 20 रुपीज़ आ रहा है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज 550। ये क्वेश्चन का एक पार्ट भी है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अ नोट शोइंग पीसी एंड डिस्चार्ज देयर ऑफ, दिखा ना आपको। तो पीसी 11,000 और डिस्चार्ज होगा 550 शेयर्स ऑफ 20 ईच विल बी इशूड। अब बनेगा बैलेंस शीट। अब बनेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, फिर से एक बार बोल देता हूं मैं कि एक्स लिमिटेड को मार्केट वैल्यू पे लेना है, वाई को बुक वैल्यू पे, बस। और जहां पे गुडविल आया था गुडविल लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों कंपनी की बैलेंस शीट को सामने रखो, चेक करते रहना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए क्या करना है, 9500 प्लस 7500 एक्स प्लस वाई। आप बोलेंगे सर वहां तो 8500 लिखा हुआ है, वो बुक वैल्यू है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है। फिर पूछेंगे वाई की भी तो मार्केट वैल्यू 1000 दी हुई थी, उसको बुक वैल्यू पे लेना है। गुडविल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, गुडविल कैलकुलेट कर चुके हैं। कितने नंबर, स्टेप नंबर में था 3, तो यहां लिख दो स्टेप 3। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विल बी, दोनों को ऐड करना है, 550 प्लस 1050। फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू एक्स की 1300 दी हुई है और वाई की हम बुक वैल्यू लेंगे 2750। बोलिए जी 4050। ट्रेड रिसीवेबल दोनों की बुक वैल्यू पे ऐड करेंगे, दोनों की बुक वैल्यू पे ऐड करेंगे 5800। कैश दोनों की बुक वैल्यू पे ऐड करेंगे 850। कौन बच्चा मुझे पहले टोटल बताएगा, टोटल बताओ, इनाम पाओ। टोटल बताएंगे, इनाम पाएंगे 3200। शेयर कैपिटल, अब जरा शेयर कैपिटल समझना, ये वाई लिमिटेड का शेयर कैपिटल तो उतना ही है, बिकॉज वाई इज अकाउंटिंग अक्वायरर। और ये जो हमने एक्स को 550 शेयर इशू किया, अभी आपने वर्किंग बनाया था ना 550 इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो ये वाई को एक्स को इशू किया है हमने 10 रुपया। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में आप देखेंगे एक्स की बैलेंस शीट में ऑलरेडी 2700 है, 2700 है वहां पे। और ये 550 इंटू 10 प्रीमियम, 550 इंटू 10 प्रीमियम, तो 2700 प्लस 550 इंटू 10 प्रीमियम कितना आ गया, 8200। हमने वाई की बैलेंस शीट को बिल्कुल चेंज नहीं किया है, उनका वही शेयर कैपिटल लिया है, वही अदर इक्विटी शेयर इशू किया है, और ये उसका प्रीमियम वो ऐड कर दिया। बाकी फिगर्स अब आप खुद भी कर सकते हैं। डिबेंचर दोनों को ऐड कर दो 7000। ट्रेड पेएबल ऐड कर दीजिए 1000 और 1500, 2500। बैलेंस शीट का टोटल सेम मैच हो रहा है। दीपा ने कहा 30,200, वेरी गुड, चेक किया आपने। किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। नीचे मैंने 2 नोट लिखे हैं आपको याद दिलाने के लिए। फिगर्स ऑफ वाई लिमिटेड इज टेकन एट बुक वैल्यू, figures of X limited is taken at fair value wherever fair values are given, or book value if fair values are not given, if fair values are not given। तो मैंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया। अब हम लेंगे एक लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, स्टडी मटेरियल में भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। On September 30, 20x1, entity A issues 2.5 shares. Entity A issues 2.5 share in exchange for 1
शेयर ऑफ बी। तो एक्सचेंज रेशियो 2.5:1 है। बोलो हाँ, जल्दी से बोलना। लीगल अक्वायरर कौन है? ए। लीगल अक्वायरी कौन है? बी। All of entity B shareholder exchange their shares in entity B. Therefore, entity A issues 150 ordinary share in exchange for all 60 shares of entity B. एक सेकेंड के लिए नीचे बैलेंस शीट को देखना। बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे बी की बुक्स में यहाँ पे दिख रहा है जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ 60 शेयर्स हैं। शेयर एक्सचेंज रेशियो 2.5 है, तो टोटल कितने शेयर इशू करेंगे? 60 इंटू 2.5। बोलिए जी, 60 इंटू 2.5 कितना होता है? 150 होता है। शाबाश, अमेजिंग। कहाँ से लाते हो तुम लोग इतना ज्ञान? 150, ठीक है। तो वही लिखा हुआ था। अननेसेसरी इस लाइन को देखकर उन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया, क्योंकि आप खुद ही कर सकते थे। The fair value of each ordinary share of entity B on 30th September is 40. B के एक शेयर की फेयर वैल्यू है 40 रुपीज एंड द कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एंटिटी A's ऑर्डिनरी शेयर इज 16 और A की शेयर वैल्यू है 16। तो अगर आप देखेंगे तो इनका शेयर एक्सचेंज रेशियो 40/16 2.5 आ रहा है, यानी इस रेशियो को उन्होंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। और उसके बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर इशूड दिया हुआ है। अब अगर मैं ध्यान से आप देखेंगे ए की बैलेंस शीट में कितने शेयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? ए की बैलेंस शीट में 100 शेयर दिख रहे हैं आपको। तो ए के बैलेंस शीट में 100 है और उन्होंने बी को 150 इशू कर दिया, तो टोटल 250 शेयर्स हो गए। अब अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो मुसीबत आ गई है। बी के शेयर होल्डर के पास अब 60% शेयर हो जाएंगे। बी शेयर होल्डर वुड बी होल्डिंग 60% शेयर इन ए नाउ। तो ये इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग अक्वायरर कौन है? अकाउंटिंग अक्वायरर कौन है? बी। एंड अकाउंटिंग अक्वायरी कौन है? ए। तो इतना आप कर सकते हैं अपने से। एक बार आपको पता चल गया कि अकाउंटिंग अक्वायरी ए है, तो अकाउंटिंग अक्वायरी ए की वैल्यू निकालेंगे, इसकी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे। ए की फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी होगी? कुछ गेस कर सकते हैं? आंसर दिया हुआ है। एक शेयर की वैल्यू 16 रुपीज है, एक शेयर की वैल्यू 16 है और इनके पास 100 शेयर्स हैं। तो जो कंपनी ए है उसकी एक्चुअली फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है 1600 हुई। फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी हुई? 1600 हुई। तो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस 1600 है। और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हुए हैं कि पहले 100 शेयर्स था, पहले 100 शेयर्स था वो दिया हुआ है और बाद में 150 शेयर इशू किए हैं। इसका मतलब है बैलेंस शीट में 250 शेयर तो हमें दिखाना ही होगा। पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर इशूड हमने निकाला था, इस बार इन्होंने 150 शेयर इशू किया है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर तो 250 होगा और शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल कितना होगा? जो बी का शेयर कैपिटल है, बी का कितना है? 600। बी का 600 लेंगे क्योंकि हम बी को पूरा का पूरा भी यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, प्लस ये जो परचेस कंसीडरेशन आपने भी बताया 1600 उसको ऐड कर देंगे। तो टोटल शेयर कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? बी के 600 को तो हम लेंगे ही और ए की फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ले लेंगे, तो टोटल आपकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना दिखेगा? 600 ऑफ बी प्लस 1600 ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ ए।
बाकी क्वेश्चन फिर सेम है। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझो, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर इंस्टीट्यूट ने 150 दे रखा है, वहां पर हमने कैलकुलेट किया था, अदरवाइज क्वेश्चन इज सेम। द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटीज आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 30th सितंबर आर सेम एज देयर कैरिंग अमाउंट। इन्होंने खुद ही नोट दे दिया है, तो अब मुझे आपको नोट डिक्टेट कराने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट दैट फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी इज नॉन करंट एसेट इज 1500। सिर्फ एक आइटम की फेयर वैल्यू चेंज की है, किसकी? नॉन करंट एसेट की। कितनी? 1500। बैलेंस शीट पे जाओ और इस नॉन करंट एसेट ऑफ ए को टिक कर दो। ये जो यहाँ पे 1300 लिखा हुआ है, आपके आंसर में ये फिगर 1500 आएगा। उसके अलावा बाकी सारे करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सब बुक वैल्यू पे आएंगे, और ए का, बी का रिटेन अर्निंग भी आएगा, और बी का शेयर कैपिटल भी आएगा। ठीक है, अब दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है शेड्यूल 3 का नहीं है, दिख रहा है आपको? पहले करंट एसेट लिखा, इसके नीचे नॉन करंट एसेट लिखा है, नालायक। आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। बैलेंस शीट वैसे है बहुत इजी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल, इन दोनों का टोटल 1100 और टोटल। प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड पोस्ट कॉम्बिनेशन स्टडी मटेरियल। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रिवर्स एक्विजिशन वर्ड यूज नहीं हुआ है, देखो जरा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि द मैनेजमेंट ऑफ बी विल टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द इंटायर एंटिटी आफ्टर द एक्विजिशन, लिखा हुआ है। यानी इसमें आपको हिडन एडजस्टमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच कंपनी इज लीगल अकाउंटिंग अक्वायरर। आंसर है आपके पास, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ था कि 60 शेयर्स के बदले 60 इंटू 2.5 150 शेयर इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 16, ये ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी 2400। लेकिन हमें ये चेक करना, जब भी शेयर इशू होंगे ना कोई भी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है? रिवर्स एक्विजिशन चेक करना है। रिवर्स एक्विजिशन कैसे चेक करेंगे? पहले देखना कि क्या क्वेश्चन में रिवर्स एक्विजिशन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, नहीं। कौन सी कंपनी छोटी है और कौन सी कंपनी बड़ी है? अगर आप देखेंगे ए छोटी कंपनी है, ए की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1600 है और बी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2400 है। अगर आपको लगे कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को अक्वायर कर रही है, तो ऐसे केस में रिवर्स एक्विजिशन होने के चांसेस हैं। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परसेंटेज निकालने होंगे। आपकी एग्जाम में आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? टाइम कम है, एग्जाम में टाइम कम है, तो डायरेक्टली क्या करना है कि पोस्ट कॉम्बिनेशन के बाद दोनों कंपनी का मर्ज्ड एंटिटी में परसेंटेज क्या होगा। तो ए लिमिटेड 100 शेयर्स ऑलरेडी हैं, बी लिमिटेड को 150 शेयर इशू किया गया है, टोटल 250 है, परसेंटेज निकालो 40-60। हाँ, चाहे कुछ भी दिया रहे, ये कैलकुलेशन आपको चेक करना चाहिए जब भी शेयर इशू होता है। तो इसका मतलब है कि जिसको शेयर इशू किया गया है वही कंट्रोल ले बैठा, अब उसके बाद 60% शेयर है, इज इट राइट? तो इसका मतलब है बी इज अकाउंटिंग अक्वायरर, इट इज अ केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। तो हमें एंट्री क्या करनी होगी?
पहले ए को हम नील कर देंगे, ए की जो भी बैलेंस शीट में जितने भी फिगर दिए हुए हैं उसको रिवर्स करके नील करेंगे। बी को हम बुक वैल्यू पे पूरी की पूरी बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे और फिर वापस ए को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में एनसीए की फेयर वैल्यू दी हुई है, तो जिसकी फेयर वैल्यू दी गई है फेयर वैल्यू लिखना है, ना तो बुक वैल्यू लिखना है। बस हो गया, बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी। और जब आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्या आप सब लोग तैयार हैं? यस। स्टेप नंबर 4, गुडविल। पहले कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन इन रिवर्स एक्विजिशन इज फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस अक्वायर्ड। फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस अक्वायर्ड। बिजनेस अक्वायर्ड मतलब किसका बिजनेस अक्वायर्ड? अक्वायरी का। कौन सा अक्वायरी? अकाउंटिंग अक्वायरी। अकाउंटिंग अक्वायरी कौन है? अकाउंटिंग अक्वायरी ए है, तो ए की फेयर वैल्यू होगी 100 शेयर्स इंटू 16 रुपीज। ए इज अकाउंटिंग अक्वायरी, उसकी नंबर ऑफ शेयर 100 है और उसकी एक शेयर की वैल्यू 16 है। तो दिस इज एक्चुअली द कंसीडरेशन विच B is paying to A. Actually B is paying to A 1600। फिर आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की वर्किंग बनाएंगे, वहीं पर बनाएंगे। नॉन करंट एसेट को फेयर वैल्यू पे लेना है, ब्रैकेट में फेयर वैल्यू क्योंकि दिया हुआ है, और करंट एसेट की फेयर वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू। नॉन करंट लायबिलिटी ब्रैकेट में 400, बुक वैल्यू। करंट लायबिलिटी ब्रैकेट में 300। दिखा क्या आपको ये सब? इन सब का टोटल करेंगे तो 1300 आया। ठीक है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व? गुडविल आ रहा है, 300 की गुडविल आ रही है। जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तब भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, या जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो भी डिफरेंस एसेट साइड में आ जाएगा, डोंट वरी। बट फिर भी अगर आपने वर्किंग नोट बनाया तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दीपा का भी कहना है गुडविल। अब इस क्वेश्चन में क्या जर्नल एंट्री हमसे पूछी है या सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है? ओनली बैलेंस शीट। मेरी तरफ से एक होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क नहीं सॉरी, मेरी तरफ से क्वेश्चन में ऐड करेंगे। क्वेश्चन में लिखो काइंडली पास जर्नल एंट्रीज, काइंडली पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। क्योंकि ए लिमिट एंट्री तो ए की बुक्स में ही होगी, लेकिन एंट्री इस तरह से की जाएगी एज इफ ए इज अक्वायरी एंड बी इज अक्वायरर, यानी जो फाइनल आउटपुट निकलेगा उसमें वही इफेक्ट आएगा इफ ए वुड हैव बीन अक्वायरी एंड बी वुड हैव बीन अक्वायरर। तो चलिए पहले क्या करना है, पहले अपना घर खाली करेगा। ए क्या करेगा? पहले अपना घर खाली करेगा। तो ए की बैलेंस शीट की ओर आएंगे और ए की बैलेंस शीट में आपको जो भी क्रेडिट वाले आइटम दिखेंगे, 4 आइटम क्रेडिट बैलेंस वाले हैं। एक शेयर कैपिटल आपको फर्स्ट कॉलम में दिख रहा होगा 300 नीचे, एक रिजर्व दिख रहा होगा आपको 800, और ऊपर बीच में क्वेश्चन में 300 और 400 करंट नॉन करंट लायबिलिटीज दिख रहा है। और एसेट के नाम पे सिर्फ 2 ही एसेट है, करंट एसेट 500, नॉन करंट एसेट 1300, बिंग लेजर बैलेंसेस कैंसल्ड। यानी अब ए की बुक्स में कुछ नहीं है, बुक्स में कुछ नहीं है। थियोरेटिकली हमने सभी लेजर को निल कर दिया, घर खाली हो गया। अब हम बी को स्वागत करेंगे, कितने पे? बुक वैल्यू पे। पूरी की पूरी बी की बैलेंस शीट अब कॉपी करनी है, एसेट्स को डेबिट करना है और क्रेडिट साइड में जो भी आइटम है लायबिलिटी साइड में उनको क्रेडिट करना है। तो बी की बैलेंस शीट कॉपी हो जाएगी। करंट एसेट 700, नॉन करंट एसेट 3000,
to current liabilities 600, non-current liabilities 1100, रिजर्व 1400, शेयर कैपिटल 600। दिख रहा है आपको? पहले हमने इसको नील किया, फिर बी को हमने बुक वैल्यू पे लेकर आया। तो अब ये आपकी बुक्स भले एक ही है, बट उसमें एंट्री कौन मार चुका है? बी। इट इज इन सब्सटेंस इट इज बी's बैलेंस शीट नाउ, being asset liability capital reserve of B recorded at book value। आपकी स्टडी मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट में एंट्रीज नहीं है, ठीक है? उनका काम क्या है? बच्चों को कंफ्यूज करना, ताकि दोबारा फीस मिले। वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट 1500। अब हम क्या करेंगे? वापस ए को फिर से लेकर आएंगे। पहले उसको निकाला, अब उसको नला धुला के फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे वापस, ठीक है? अभी अपने खुद के घर में मेहमान हो गया अब ये। तो नॉन करंट एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई है, तो फेयर वैल्यू पे लिख लो। करंट एसेट बुक वैल्यू पे गुडविल 300 हमने कैलकुलेट किया है, और अगर मान लो गुडविल नहीं कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस भी आपका यहाँ पे 300 आ जाएगा। टू करंट एसेट, टू नॉन करंट लाइबिलिटीज, टू वेंडर फेयर वैल्यू। यहां पर आपको फेयर वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख दिए, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए लिमिटेड अक्वायर्ड एट फेयर वैल्यूज। और एक तरह से परचेस कंसीडरेशन इज 1600 फॉर अक्वायरिंग ए। अगर बी ने ए को अक्वायर किया होता तो कितना पीसी देते? 1600, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू 1600 है। अब इस 1600 के बदले में हम अपनी बुक्स में लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट 1600 टू शेयर कैपिटल 1600, बीइंग कंसीडरेशन पेड, बीइंग कंसीडरेशन पेड। तो इस तरह से एंट्री करनी है। आप एक बार आराम से देखो। रिवर्स एक्विजिशन में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, ओके? बट फिर भी एंट्रीज के द्वारा हमने किया तो आपको क्लैरिटी तो आ गई कि पहले खाली करना है, फिर बुक वैल्यू पे लाना है, फिर फेयर वैल्यू पे। और अगर इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर इशूड दे रखा है तो डायरेक्टली पीसी लिखना है यहाँ पे। और अगर नंबर ऑफ शेयर इशूड नहीं दिया होता, हमने कैलकुलेट किया होता, तो शेयर कैपिटल और प्रीमियम भी लिखते हैं यहाँ पे, राइट? तो अब बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट बहुत इजी है। चलिए बैलेंस शीट चेक करते हैं। सिर्फ एक फिगर चेंज हो रहा है, नॉन करंट एसेट ऑफ ए, बाकी आपको सिर्फ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, नॉन करंट एसेट बी लिमिटेड इज 3000, ए लिमिटेड 1500। गुडविल भी आया था हमारे वर्किंग में। करंट एसेट दोनों को ऐड करेंगे, करंट एसेट 1200, टोटल चेक करना 6000। इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर कैपिटल, तो पहले आप शेयर कैपिटल का यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। 600 ऑलरेडी था, 1600 और हमने क्रेडिट किया। और आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में 250। टोटल नंबर ऑफ शेयर 150 प्लस 100, टोटल शेयर्स इशूड 250 दिए हुए हैं, उसको छेड़ नहीं सकते हैं। तो जो भी अब आपको बैलेंसिंग करना है वो इस पे करना है। पेड अप वैल्यू पर शेयर को बैलेंसिंग करना है 8.80। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 1400, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 1400। नॉन करंट लाइबिलिटीज में दोनों कंपनी को ऐड करेंगे 1500, करंट लाइबिलिटीज में दोनों को ऐड करेंगे 900। आपने जो भी एंट्रीज पास की है उसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनी है। ये बैलेंस शीट उन 4 एंट्रीज पे बेस्ड है। बोलो हाँ या ना? उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो लिखा है उसको सिर्फ फॉर्मेट में सजाया है। सिर्फ बैलेंस शीट तक पूछा जाए तो आपका आंसर हो गया, ठीक है? नीचे एक नोट लिखा है, द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज इशूड इक्विटी इंटरेस्ट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2200, ये इसके ऊपर एक कमेंट है, इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द इशूड इक्विटी कैपिटल ऑफ लीगल सब्सिडरी
immediately before business combination and the fair value of the consideration transferred. ये 1600 प्लस 600 कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नोट भी लिख दिया है। कभी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर मैंने लिखा है रीड नोट बिलो। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ, बस आपके साथ एग्जाम देने नहीं जा सकता। वैसे तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, कल को तुम्हारी क्वेश्चन में पूछ ही लेंगे कि ईपीएस भी निकाल कर दिखाओ। इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग अक्वायरी कौन है, ए, और अकाउंटिंग अक्वायरर कौन है, बी। तो बी के नंबर ऑफ शेयर्स को हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेंगे, बी के नंबर ऑफ शेयर्स को बिगिनिंग ऑफ द ईयर अज्यूम करेंगे कि ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर से बुक्स में थे, और ए के नंबर ऑफ शेयर को हम लेंगे फॉर वेटेड एवरेज कैलकुलेशन डेट ऑफ एक्विजिशन से। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। अभी आप आंसर देखिए। जिन लोगों ने ईपीएस वाला चैप्टर पहले कभी पढ़ा होगा उनको याद होगा कि हम एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। याद है क्या? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था? देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा। AS20 था, AS20 था क्या? इंटर में था ना एक ईपीएस वाला चैप्टर। हाँ, तो उसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। तो ए को डेट ऑफ एक्विजिशन से काउंटिंग होगी बिकॉज वो अक्वायरी है, और बी को बिगिनिंग से काउंट करेंगे। टोटल बैलेंस शीट में देखेंगे कितने शेयर्स हैं, 250। 250 का ब्रेकअप है 100 एंड 150। 150 बी को इशू किया गया था, ए 100 का ऑलरेडी था। इस 150 को अज्यूम करना है कि ये बिगिनिंग से थे, और इस 100 को अज्यूम करना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन से थे। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या दी हुई है आपको? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या दी हुई है आपको, बताइए ना। डेट ऑफ एक्विजिशन आपको 30 सितंबर दी हुई है। हाँ, डेट ऑफ एक्विजिशन 30 सितंबर दी हुई है, और ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये पूरे साल का है, 1 जनवरी का है। क्वेश्चन में एक्चुअली बाकी डिटेल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर डीम टू बी आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 112080। तो हम अज्यूम करेंगे स्टार्ट ऑफ द ईयर इज 1 जनवरी 2080। कुछ अजम्पशन में कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था। तो ये जो बी को जो आपने शेयर इशू किया 150, इसको पूरे 12 मंथ्स का वेटेज देना है, इसको पूरे। और ये जो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय लीगल अक्वायरर ए लिमिटेड है, आपको अज्यूम करना है कि ये शेयर 30 सितंबर को इशू हुए हैं। सुनने में और देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, एक्चुअली ये शेयर तो पूरे साल भर थे, लेकिन रिवर्स एक्विजिशन के केस में अक्वायरी के शेयर को अज्यूम करना है डेट ऑफ एक्विजिशन से एंड ऑफ द ईयर तक। एंड ऑफ द ईयर हम अज्यूम करेंगे 31 दिसंबर, और ये 30 सितंबर को शेयर इशू हुआ है, तो उसको वेटेज दिया जाएगा 3 मंथ्स 25। सो आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 175। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 175। तो यहां पर लिखना है अज्यूम द ईयर इज कैलेंडर ईयर 2080। अज्यूम द अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। तो हम कैलेंडर ईयर अज्यूम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने भी यही अज्यूम किया है। अगर आपके एग्जाम में कुछ नहीं दिया जाए 20x1 करेंगे, सॉरी क्या करूं यार, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। 20x1 कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी 20x1 है। 20x1। अब हमको एक और अजम्पशन करना पड़ेगा।
सर एक और अजम्पशन क्या करना पड़ेगा, अभी ईपीएस निकालना तो प्रॉफिट भी चाहिए ना, क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है साल भर का, क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग इज नॉट करंट ईयर प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग तो जब कंपनी फॉर्म हुई है वहां से आज तक जो भी आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है वो अक्यूमुलेट होते होते बैलेंस शीट तक पहुंचा है। तो हम एक अजम्पशन आपको और लिखवा रहे हैं कि प्रॉफिट इज 800, प्रॉफिट इज 800। आप पूछेंगे 800 कहां से आया, इसको पहले पढ़ लेना। लेट अस अज्यूम दैट consolidated earning is 800, therefore EPS will be earning divided by number of shares. Earning is 800, number of share 175, therefore EPS is 4.57, 4.57।